हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो नेशनल इनकम चैप्टर का है उसको शुरू करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन का मतलब है जो हम अभी तक तीन मेथड पढ़े, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन्हीं तीनों मेथड से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, जो सीबीएसई क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इन इंडियन इकोनॉमी का होता है, उसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम से कभी कभार छोटे मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का प्रैक्टिकल पोर्शन कवर कर लिए हैं। आज हम उसी का थ्योरी पोर्शन जो एग्जाम में आया हुआ भी है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो मेनली जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रिकॉशंस। अब हम प्रिकॉशन सभी मेथड्स का पढ़ेंगे। हमारे पास तीनों मेथड के प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड एंड प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। हम तीनों के प्रिकॉशंस को पढ़ेंगे। आज हम जितना हो पाएगा कवर करेंगे, बैलेंस पोर्शन हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और साथ में तुम्हें नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो जिससे हम तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे, या फिर ग्रुप के ज्वाइनिंग का लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्टली उसे क्लिक करके तुम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। सर ग्रुप में होगा क्या? ग्रुप से बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जब ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, सॉरी प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड सबसे पहला टॉपिक, इसके बाद इनकम आएगा और उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, देखो प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड को शुरू करने से पहले कुछ बात तुम्हें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तुम वैल्यू एडेड मेथड से सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हम कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम पढ़े थे पहले भी कि नेशनल इनकम में, वैल्यू एडेड मेथड में हमेशा फाइनल गुड्स का वैल्यू इंक्लूड होता है और इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं और हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इफ दे आर इंक्लूडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। इसकी वजह से क्या होगा? डबल काउंटिंग होगा। अब डबल काउंटिंग कैसे होगा वो एक अलग से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसके बाद मैं उसे भी कवर करूंगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो सेकंड हैंड गुड्स है उसका भी सेल परचेज को हमें ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे सर सेकंड हैंड गुड्स? बिकॉज पहली बार जब वो बिका था तब वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। जितनी बार बिकते जाएगा अगर हम उतनी बार ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू अननेसेसरीली डबल ट्रिपल काउंटिंग होता जाएगा। इस वजह से सेकेंड हैंड गुड्स कोई सा भी है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब बिका गया था तब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया था। तो इसीलिए कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने में कोई कमीशन या ब्रोकरेज है तो ये ऐड होगा। सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज वाला पार्ट ऐड होगा, पूरा ऐड नहीं होगा। सर कमीशन एंड ब्रोकरेज का मतलब? कमीशन एंड ब्रोकरेज का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा हूं, कार का वैल्यू है 3 लाख रुपए, और जो डीलर है ये एक आदमी है, ये ब्रोकर है, ये सेकेंड हैंड कार का काम करता है, कार का काम करता है। ठीक है, ये क्या किया, इसमें अपना 10,000 रुपए जोड़ लिया और मुझसे कितना लिया? 3,10,000। 3 लाख बिलोंग्स टू ओल्ड कार, लेकिन ये जो 10,000 है ये इसका कमीशन और ब्रोकरेज है। तो अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है सेकेंड हैंड गुड्स में तो ये कमीशन और ब्रोकरेज का हिस्सा को हम ऐड करेंगे। ये कभी भी ऐड नहीं होगा। लेकिन ये जो कमीशन एंड ब्रोकरेज है ये तो फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ है, इसके मेहनत का कमाई है, ये तो पहली बार हो रहा है, तो सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज वाला हिस्सा को ऐड कर देंगे। बाकी जो कार है ये ऑलरेडी जब न्यू कार कोई खरीदा था तब ये ऐड हो चुका है, तो ये 3 लाख ऐड नहीं होगा। सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज का जो 10,000 वाला हिस्सा है ये ऐड होगा।
तो पॉइंट नंबर 2 में हम क्या पढ़े? पॉइंट नंबर 2 में सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इफ देयर इज एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज अ प्रोडक्टिव सर्विस। क्लियर है बात? तो 2 पॉइंट, पहला तो इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे, दूसरा सेकेंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कोई कमीशन या ब्रोकरेज है तो वो ऐड होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हम खुद के लिए कोई काम करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन। किसके केस में? ध्यान रखना, सर्विस के केस में। गुड्स के केस में रूल अलग है, सेकंड पॉइंट नंबर 4 है वो। सर्विस के केस में रूल अलग है, गुड्स के केस में रूल अलग है। सर्विस में क्या बोलता है? सर्विस के केस में अगर तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मैं घर में अपने लिए रोटी बनाकर खा रहा हूं, मेरी वाइफ मेरे लिए रोटी बनाकर दे रही है, मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है और मैं उसे खा रहा हूं, क्या ये जो खाने का वैल्यू है, ये जो बनाने का वैल्यू है, जो मम्मी का मेहनत का वैल्यू है, क्या हम इसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे? नहीं, बिकॉज ये सर्विस है और ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए है, ये मार्केट में बेचने के लिए नहीं है, खुद के कंजम्पशन के लिए है और ये एक सर्विस है, इस वजह से ये इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम लोग करते हैं, तो इस वजह से ये इंक्लूड नहीं होगा। डोमेस्टिक सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड। डोमेस्टिक सर्विस लाइक सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, kitchen gardening etc. are not included if the national income, since it is difficult to measure their market value. It must be noted that paid services, अगर वहीं पर तुम खाना बनवा रहे हो किसी मेड से, कोई कुक है जो खाना बना रही है, उसे तुम सैलरी पे कर रहे हो, तो वो इंक्लूड होगा, बिकॉज वो एक पेड सर्विस है। और लेकिन घर की वाइफ अगर बना रही है, किचन का काम कर रही है, मम्मी बना रही है, खाना बना रही है, मम्मी हमारे लिए कोई काम कर रही है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। वहीं पर अगर कोई पेड स्टाफ कर रहा है तो वो इंक्लूड होगा। लाइक सर्विस ऑफ मेड, ड्राइवर, प्राइवेट ट्यूटर एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर पेड है तो इंक्लूड होगा, फ्री है तो इंक्लूड नहीं होगा इन केस ऑफ सर्विस। लेकिन वही चीज जब गुड्स का बात आता है, गुड्स के केस में दोनों इंक्लूड होगा, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। गुड्स के केस में सेल्फ कंजम्पशन हमेशा इंक्लूड होगा in the national income, as the production of goods for self consumption will be included in the national income as they contribute to the current output. एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मेरा बिस्किट का फैक्ट्री है, साल भर में 1 लाख यूनिट बिस्किट बनाया, इसमें से 90,000 यूनिट मार्केट में बेच दिया, 10,000 यूनिट को खुद घर में खा गया। मैं बिस्किट दिन भर खाता हूं, मेरा फेवरेट आइटम है, मैं 10,000 पैकेट घर में बिस्किट खा गया। तुम्हें नहीं लगता ये 10,000 जो मैं खुद कंज्यूम किया हूं, ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है इकोनॉमी के अंदर में? बेचा नहीं तो क्या हो गया, खुद भी कंज्यूम किया, तब भी ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और ये नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। तो इस वजह से ये 10,000 रुपए, 10,000 यूनिट जो है ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो गुड्स के केस में ऑलवेज, सर्विस के केस में अगर पेड है तो ऐड होगा, नॉन पेड है तो वो ऐड नहीं होगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। देखो ये पॉइंट बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है। ओनर का खुद का जो ऑक्युपाइड हाउस है, ओनर ऑक्युपाइड हाउस, उसका जो रेंट है वो इंक्लूड होगा। भले मैं अपने घर में खुद रह रहा हूं, मेरे घर का जो एक नोशनल रेंटल वैल्यू है वो मुझे नेशनल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। क्या मैं खुद का घर का रेंट खुद को देता हूं? नहीं। मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं? नहीं। लेकिन अगर मैं सेम टाइप का घर मार्केट में लेने जाऊं तो उसका जो भी रेंट होगा उतना रेंट हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउस डू नॉट पे एनी रेंट, बट स्टिल value of such housing services is estimated according to market rent of similar accommodation. Such an estimate rent is known as imputed rent और इसे हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ एक्सेप्शन, याद रखना। imputed value of owner occupied house, ओनर खुद जो घर पे रह रहा है उसका जो नोशनल इंप्यूटेड रेंट है, मतलब वो रेंट जो हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसा ही घर हम मार्केट में लेने जाएं तो जिस रेंटल वैल्यू पे हमें मिलेगा वो हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर है बात? यस। आखिरी पॉइंट,
चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक तो ऐड होता ही है, चेंज इन स्टॉक इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो तुम फॉर्मूला में देखे हो, ये तो इंक्लूड होता ही है, इसमें तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है, ये तो हम आज तक इंक्लूड करते हुए आए हैं, हमेशा हर मेथड में चेंज इन स्टॉक तो इंक्लूड होता ही है। नेट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है बात? तो 6 पॉइंट हम लोग पढ़े, 6 का 6 पॉइंट में कुछ थ्योरेटिकल, बहुत बार एग्जाम में थ्योरेटिकली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, व्हाट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बिफोर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। कौन से पॉइंट्स हैं जो तुम्हें कंसिडर करने पड़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने से पहले, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें तुम्हें ये 6 के 6 पॉइंट लिखकर आने पड़ेंगे। क्लियर है बात? चलो इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक इसी मेथड से रिलेटेड, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कौन से मेथड का है सर? ये वैल्यू एडेड का ही है। वैल्यू एडेड का जो पहला वाला पॉइंट पढ़े थे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला, वहां पर लिखा था कि अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं हटाएंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगा। तो यही प्रॉब्लम को समझेंगे कि ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता क्या है। आओ एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मिस्टर ए, बी, सी और ये है फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, ए का इनपुट है मान लो 0, आउटपुट है 1000। ए बी को बेचा 1000 का, इसका इनपुट कितना हुआ? आउटपुट 2000। ये इसको कितने का बेचा? इसका इनपुट हुआ और आउटपुट 3500। ये इसको कितने का बेचा? ये 3500 में बड़ा खुश है सामान को खरीदकर। ए मैन्युफैक्चरर था, बी को बेचा, बी होलसेलर था, सी को बेचा, सी रिटेलर था, कस्टमर को बेचा। ठीक है, अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ना हटाऊं तो कैसा प्रॉब्लम आएगा? देखो, ए का आउटपुट कितना, बी का आउटपुट कितना, सी का आउटपुट कितना, टोटल आउटपुट कितना? 6500। क्या 6500 टोटल आउटपुट है? नहीं है। टोटल आउटपुट कितना है? टोटल आउटपुट तो 3500 का ही हुआ ना, क्योंकि फाइनल कस्टमर को 3500 का प्रोडक्ट बेचे, तो 6500 का आउटपुट हो कैसे सकता है? आउटपुट तो 3500 का ही होगा। तो इस वजह से हमें इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करना पड़ता है। अब देखो कैसे 3500 आएगा आंसर। 1000 माइनस 0 1000, 2000 माइनस 1000 1000, 3500 माइनस 2000 1500। टोटल कितना हो गया? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू, हुआ या नहीं हुआ? अगर हम सारे इंटरमीडिएट पार्ट को हटाते जाएं, डिफरेंस को लें, इसका खाली डिफरेंस को ऐड करें तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम कर लो, ये पूरा हटा दो, डायरेक्टली क्या ऐड कर लो? जो वैल्यू कस्टमर पे किया, मतलब कस्टमर कितना पे कर रहा है देख लो, डायरेक्टली वही ले लो, बात बराबर है। 3500 मैच हो गया। तो दो तरीका है, या तो तुम एक काम करो, सभी का वैल्यू एडिशन का डिफरेंस निकाल लो, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट ए का, आउटपुट माइनस इनपुट बी का, आउटपुट माइनस इनपुट सी का, तीनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा काम। या फिर दूसरा काम कर लो कि सबको हटाओ, मारो गोली, लास्ट में जो बचा कंज्यूमर, इससे का चेक कर लो ये कितना पे किया, ये जितना पे किया डायरेक्टली उतना ले लो, बात खत्म, तब भी हो जाएगा काम तुम्हारा। तो दोनों तरीके से तुम्हारा काम होगा। तो दोनों में से कोई एक मेथड तुम फॉलो कर सकते हो और उससे तुम्हारा आउटपुट निकल जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं होगा। ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो 6500 आ रहा था ना, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, चलो आ जाओ, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो, in measuring the national income, the value of only final goods and services is to be included. However, the problem of double counting arises when value of intermediate goods is also included along with the value of final goods. या तो हम intermediate goods का value को include कर लेंगे final goods के साथ, तब problem of double counting आएगा। Double counting refers to counting of output more than once. जब हम एक ही output को
एक से ज्यादा बार काउंट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और अभी हमारे एग्जांपल में 6500 जो आया था आंसर, वो क्लियर कट एग्जांपल था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का। हम एक ही चीज को बार बार काउंट कर रहे थे, जब ए बेच रहा है तब भी ले लिए, जब बी बेच रहा है, जब सी बेच रहा है, सभी को ऐड कर लिए, तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हमारा अराइज हो गया था। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, दो मेथड है। एक है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब जो कंज्यूमर पे किया डायरेक्टली वही ले लो, या फिर वैल्यू एडेड मेथड, चेक कर लो ए का कितना वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, बी का आउटपुट माइनस इनपुट कर लो, सी का आउटपुट माइनस इनपुट कर लो, तीनों को टोटल कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वो दो तरीका है जिससे तुम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो। पहला तरीका तो कस्टमर का जो फाइनल वैल्यू है उसी को ऐड कर लो, सब प्रोड्यूसर को हटा दो, डायरेक्ट कस्टमर से पूछ लो तुम कितना का खरीदे, वो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। दूसरा तरीका, हर एक प्रोड्यूसर का टोटल आउटपुट को ना लेकर वैल्यू एडिशन को लो, आउटपुट माइनस इनपुट दोनों को माइनस करके डिफरेंस फिगर लो, तब जाकर तुम्हारा सेकेंड मेथड से आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीका सही है, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। हम जनरली क्या करते हैं, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को फॉलो करते हैं। जनरली ये पहला मेथड को फॉलो नहीं किया जाता है, सेकेंड, लेकिन पहला भी सही है दूसरा भी सही है। हम जनरली पहला को फॉलो करते हैं बिकॉज सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर जगह सेकेंड वाला मेथड मतलब वैल्यू एडेड मेथड को प्रीफर किया गया है, इसी वजह से। ठीक है, चलो अब इसके साथ प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड फटाफट से देखते हैं, वही सारे पॉइंट्स रिपीटेड है, इनकम मेथड के प्रिकॉशन और उसके साथ एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन, सभी को आज कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ। हो सकता है क्लास थोड़ा बड़ा हो लेकिन सबको कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलो सबसे पहले प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, पहला ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को क्या ऐड करेंगे, नहीं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दो होता है, हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो पहला पॉइंट हो गया, ट्रांसफर इनकम को हमें इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, बताओ क्या होगा, सेम रूल सर, सेकेंड हैंड गुड्स है तो हम दोबारा तो ऐड करेंगे नहीं, लेकिन उसमें कोई कमीशन ब्रोकरेज है तो उसे ऐड करेंगे। तो सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज है तो उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 तो रिपीटेड था इसीलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, दीज आर पेपर क्लेम्स। ये एक्चुअल में कोई गुड्स या सर्विस नहीं है। शेयर क्या होता है, एक पेपर का टुकड़ा होता है, बॉन्ड क्या होता है, एक पेपर का टुकड़ा होता है, डिबेंचर क्या होता है, एक पेपर का टुकड़ा होता है। दीज आर नोन एज पेपर क्लेम्स, इसको हम पेपर क्लेम्स बोलते हैं, और इसका कोई भी इनकम हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये याद रखना, कोई भी प्रकार का पेपर क्लेम है, इसका कोई भी इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड एज such transaction do not contribute to current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involves exchange of title only. However, any commission or brokerage, कहीं कोई भी प्रकार का कमीशन या ब्रोकरेज है तो वो हमेशा ऐड होगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स ऐड नहीं होगा, उसका कमीशन ब्रोकरेज ऐड होगा। पेपर क्लेम्स ऐड नहीं होगा, उस पर कोई कमीशन ब्रोकरेज है तो वो ऐड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन क्या होता है, लॉटरी इनकम। एक बार में जो झटके से पैसा आ जाता है, गज के नीचे बैठकर गर्मियों के दिनों में सट्टाबाजी खेल रहे थे, गज के नीचे ताश खेल रहे हो, सट्टाबाजी कर रहे हो और अचानक से पैसा कमाई हो गया। क्या ये पैसा तुम्हारे मेहनत का पैसा है? तुम्हें लगेगा सर बहुत मेहनत किया था, गर्मी में दोपहर में बैठ के खेल रहा था, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम नहीं है। दीज आर नोन एज विंडफॉल गेन। लॉटरी, कोई भी प्रकार का लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस, सट्टाबाजी, जुआ, कोई भी चीज से इनकम अगर हो रहा है तो वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज these are not productive service for the economy and there is no productive activity connected with them. ठीक है, point number 5, imputed value of services provided by owners of production unit will be included. जो सर्विस बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दे रहा है, मैं मान लो बिजनेस का मालिक हूं, मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं, तो मेरा जो सैलरी होना चाहिए, जो मेरा जो मेहनत है बिजनेस में, वो जो मेहनत का पैसा है वो इंक्लूड होगा। Imputed value of owner occupied house, interest on own capital, production for self consumption etc. will be included as these are productive activity and added to the flow of goods and services. आखिरी पॉइंट,
पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स लाइक डेट ड्यूटीज, कोई टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, जो तुम्हारे करंट इनकम का पार्ट नहीं है, जो पिछले तुम्हारे इनकम का कोई हिस्सा तुम पे कर रहे हो, कोई प्रकार का टैक्सेस है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो हम 6 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो था हमारा वो था ट्रांसफर इनकम, क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कमीशन ब्रोकरेज इंक्लूड होगा। पेपर क्लेम्स मतलब शेयर बॉन्ड्स डिबेंचर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई कमीशन ब्रोकरेज है तो वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट ट्रांसफर इनकम, सॉरी विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूड होगा, अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को कोई भी चीज दे रहा है तो उसका वैल्यू ऐड होगा। और आखिरी में पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, ये कोई टैक्सेस ड्यूटीज इस प्रकार का होता है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आखिरी प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करने से हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। द वेरियस प्रिकॉशंस आर टेकन बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। यहां पर इतना शॉर्ट क्यों दिया है सर? बिकॉज यहां पर कोई भी नया पॉइंट नहीं है, सारा पॉइंट वही है जो तुम बाकी दो मेथड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, देखो इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, पढ़े थे, यस पढ़े थे, ये इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा, पढ़े थे अभी, यस जस्ट पढ़े थे। फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। तीसरा, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स बताओ, नहीं होगा, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होता, उसमें कोई कमीशन ब्रोकरेज है तो वो इंक्लूड होता है। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर बॉन्ड्स डिवेंचर्स, क्या होगा, पेपर क्लेम इंक्लूड नहीं होगा। और आखिरी, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इंक्लूड होगा। तो एक ही चीज इंक्लूड होगा, बाकी कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होगा। तो लास्ट में अगर ओन अकाउंट प्रोडक्शन है, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्शन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इनकम में इंक्लूड होगा, बाकी चीज इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस वजह से ये इतने शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो हम तीनों मेथड का प्रिकॉशन देख लिए। एग्जाम में कोई ना कोई प्रिकॉशन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।